जय हिंद दोस्तों इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था जीभ या टंग। अब अपना अगला टॉपिक लेते हैं सैलिवरी ग्लैंड या लार ग्रंथियाँ। तो आज हम अध्ययन करेंगे सैलिवरी ग्लैंड या लार ग्रंथियों के बारे में। सैलिवरी ग्लैंड जो होती हैं इसको हम हिंदी में लार ग्रंथियाँ कहते हैं। और सैलिवरी ग्लैंड जो जोड़ी में 3 जोड़ी पाई जाती हैं या 3 पेयर उपस्थित होती हैं। सैलिवरी ग्लैंड जो होती हैं 3 पेयर होती हैं और संख्या में टोटल यह 6 होती हैं। सैलिवरी ग्लैंड से सैलिवरी जूस सिक्रीट होता है और सैलिवरी जूस कहाँ सिक्रीट होता है? यह निकलता है बक्कल कैविटी के अंदर, जिसको हम मुख गुहा कहते हैं। तो सैलिवरी ग्लैंड जो है सैलिवरी जूस सिक्रीट करती है और सैलिवरी जूस को बक्कल कैविटी में सिक्रीट किया जाता है, जिसको हम श्राव भी कहते हैं। सैलिवा जो है यह बना रहता है हमारा ग्लाइकोप्रोटीन से। तो सैलिवा जो है ग्लाइकोप्रोटीन का बना होता है और टोटल जो सैलिवरी ग्लैंड होती हैं वह 3 होती हैं, संख्या में 6 होती हैं और जोड़ी में इनकी संख्या 3 पेयर में होती है। कौन कौन सी सैलिवरी ग्लैंड होती हैं देखते हैं। पहली होती है आपकी पैरोटिड ग्लैंड, दूसरी होती है आपकी लिंगुअल ग्लैंड, तीसरी होती है आपकी सब मैंडिबुलर या सब मैक्सिलरी ग्लैंड। पैरोटिड ग्लैंड जो होती है ये आपकी चीक्स में प्रेजेंट होती है और सब मैक्सिलरी जो ग्लैंड है ये लोअर जॉ में उपस्थित होती है। सब लिंगुअल जो ग्लैंड है ये बिलो द टंग, ये टंग के नीचे उपस्थित होती है। तो जो पैरोटिड ग्लैंड है आप इसको पोजीशन के हिसाब से देखोगे तो जो पैरोटिड ग्लैंड है कान जो आपका ईयर है, ईयर से जस्ट नीचे होती है, आपके चिक्स में होती है। एक तो आपका जो ईयर है इसके जस्ट नीचे चलेंगे तो आपका जो चिक्स है इसमें अंदर की साइड जो है पैरोटिड ग्लैंड उपस्थित होती है। और जो आपकी लिंगुअल ग्लैंड है, आपकी जो जीभ है आप उसको उल्टा करोगे तो जीभ के जस्ट नीचे जो है आपकी सब लिंगुअल ग्लैंड उपस्थित होती है। और आपकी जो सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलर ग्लैंड है ये आपके लोअर जॉ में नीचे वाले जबड़े में उपस्थित होती है। जैसा कि पोजीशन में दिखाया है पैरोटिड ग्लैंड जो है यह चीक में उपस्थित होती है, सब मैंडिबुलर या सब मैक्सिलरी जो ग्लैंड है यह लोअर जॉ नीचे वाले जबड़े में उपस्थित होती है और सब लिंगुअल जो ग्लैंड है यह बिलो द टंग, टंग के जस्ट नीचे उपस्थित होती है। और ये ग्लैंड जो है ये डक्ट वाली ग्लैंड होती हैं और ये नलिका के द्वारा खुलती हैं। खुलती कहाँ पर हैं? ओरल कैविटी में खुलती हैं। तो पैरोटिड ग्लैंड है ये चीक्स में उपस्थित होती है और इसकी जो डक्ट होती है एक्सटेंशन डक्ट होती है जिसके द्वारा यह ओरल कैविटी में खुलती है। सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलर ग्लैंड जो है ये लोअर जॉ या नीचे के जबड़े में उपस्थित होती है और ये वाटसन डक्ट के द्वारा खुलती है। तो वाटसन डक्ट उपस्थित होती है इसमें और इसके द्वारा यह ओरल कैविटी में खुलती है। आपकी जो सब लिंगुअल ग्लैंड है ये बिलो द टंग, ये टंग के जस्ट नीचे होती है और ये रिवेनस डक्ट के द्वारा ओरल कैविटी में खुलती है, क्योंकि इसके अंदर रिवेनस डक्ट पाई जाती है और रिवेनस डक्ट जो है वो ओरल कैविटी में ओपन होती है। तो हमने 3 ग्लैंड के बारे में जाना, पैरोटिड ग्लैंड, सब मैंडिबुलर ग्लैंड और सब लिंगुअल ग्लैंड। पैरोटिड ग्लैंड जो है चिक्स में उपस्थित होती है और यह एक्सटेंशन डक्ट के द्वारा ओरल कैविटी में ओपन होती है। सब मैक्सिलरी ग्लैंड जो है वह वाटसन डक्ट के द्वारा ओरल कैविटी में ओपन होती है। और जो आपकी सब लिंगुअल ग्लैंड है ये बिलो द टंग, टंग के जस्ट नीचे होती है और रिवेनस डक्ट द्वारा ओरल कैविटी में ओपन होती है। इन तीनों ग्लैंड का जो सिक्रीशन होता है उसमें आपका सैलिवरी जूस निकलता है और सैलिवरी जूस जो है आपका ओरल कैविटी में इकट्ठा होता है। और जब आप खाने को चबाते हो या खाने का मैस्टिकेशन करते हो तो जो हमारी सैलिवरी ग्लैंड है इन 3 पेयर जो सैलिवरी ग्लैंड है तीनों टाइप की सैलिवरी ग्लैंड पर दबाव पड़ता है और प्रेशर पड़ने से इनके अंदर से सैलिवा का सिक्रीशन होता है और इस प्रकार जो सैलिवा है वह खाने में मिक्स हो जाता है। अब देखते हैं आगे मेढक और व्हेल मछली जो है इनमें जो सैलिवरी ग्लैंड होती हैं ये अनुपस्थित होती हैं, इनमें सैलिवरी ग्लैंड नहीं पाई जाती हैं। परंतु जो सांप होते हैं
या जो स्नेक होते हैं उनमें जो पैरोटिड ग्लैंड होती है ये बचपन में पाई जाती है। जब अंडे से स्नेक का बेबी जो निकलता है उसमें पैरोटिड ग्लैंड उपस्थित होती हैं। जैसे ही वो धीरे धीरे बड़ा होता है उसमें पैरोटिड ग्लैंड जो है वो पॉइजन ग्लैंड में बदल जाती है, जिसको हम जहर की थैली कहते हैं। क्योंकि इसके अंदर जो है पॉइजन पाया जाता है, इस वजह से पैरोटिड ग्लैंड का नाम बदलकर पॉइजन ग्लैंड हो जाता है। और पॉइजन ग्लैंड जो है ये जहर का काम करती है। जरूरत पड़ने पर स्नेक जो है किसी को वाइट करता है तो पॉइजन जो ग्लैंड है इस पॉइजन ग्लैंड से ही जहर को बॉडी में इंजेक्ट कराता है। तो बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और अपने लेक्चर को आगे जारी रखते हैं। दोस्तों इस डायग्राम के माध्यम से हम सैलिवरी ग्लैंड की पोजीशन और सैलिवरी ग्लैंड किस डक्ट के द्वारा ओरल कैविटी में ओपन होती है उसको समझते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं पैरोटिड ग्लैंड। पैरोटिड ग्लैंड की जो पोजीशन है वह किस जगह पर है देखते हैं। दोस्तों सैलिवरी ग्लैंड्स के बारे में इस डायग्राम के माध्यम से समझते हैं कि सैलिवरी ग्लैंड्स की पोजीशन क्या है और सैलिवरी ग्लैंड किस डक्ट के द्वारा ओपन होती है। तो सबसे पहले हम लेते हैं पैरोटिड ग्लैंड। पैरोटिड ग्लैंड जो है ईयर के जस्ट नीचे और चिक्स के अंदर उपस्थित होती है। और जो आपकी पैरोटिड ग्लैंड है जिस डक्ट के द्वारा ओरल कैविटी में ओपन होती है उसको हम एक्सटेंशन डक्ट कहते हैं। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हो यह पैरोटिड ग्लैंड है और यह डक्ट है और इस डक्ट को हम एक्सटेंशन डक्ट कहते हैं। और पैरोटिड ग्लैंड जो है एक्सटेंशन डक्ट के द्वारा ओरल कैविटी में या मुख गुहा में ओपन होती है। इसके बाद अगली ग्लैंड देखते हैं सबलिंगुअल ग्लैंड। सबलिंगुअल ग्लैंड जो है यह टंग या जीभ के जस्ट नीचे मिलती है, इसीलिए इसे हम सबलिंगुअल ग्लैंड भी कहते हैं। और सबलिंगुअल ग्लैंड में आप डायग्राम में देख रहे हैं कि यह जिस डक्ट के द्वारा ओपन होती है उसे हम रिवेनस डक्ट कहते हैं। जो सबलिंगुअल ग्लैंड है यह रिवेनस डक्ट के द्वारा ओरल कैविटी में ओपन होती है। अब लास्ट ग्लैंड लेते हैं सबमैंडिबुलर ग्लैंड। सबमैंडिबुलर ग्लैंड जो है यह आपके नीचे वाले जबड़े में उपस्थित होती है, जिसको हम लोअर जॉ भी कहते हैं। और यह ग्लैंड वर्सन डक्ट के द्वारा ओरल कैविटी में ओपन होती है। तो हमने इस डायग्राम के माध्यम से देखा कि पैरोटिड ग्लैंड जो है एक्सटेंशन डक्ट के द्वारा ओरल कैविटी में ओपन होती है। सबलिंगुअल ग्लैंड रिवेनस डक्ट के द्वारा ओरल कैविटी में ओपन होती है। सबमैंडिबुलर ग्लैंड वर्सन डक्ट के द्वारा ओरल कैविटी में ओपन होती है। अर्थात तीनों ग्लैंड जो है ओरल कैविटी में ओपन होती है। टोटल यह संख्या में 6 होती हैं, राइट साइड और लेफ्ट साइड। और इनके द्वारा जो सीक्रेट होता है उसको हम सैलिवरी जूस कहते हैं। अब इसके बाद हम अपने लेक्चर को आगे कंटिन्यूस रखते हैं। दोस्तों अब देखते हैं सैलिवरी जूस का कंपोजिशन। तो जो सैलिवरी ग्लैंड से सैलावा निकलता है उसे हम सैलिवरी जूस कहते हैं। और उस सैलिवरी जूस का कंपोजिशन देखते हैं, संगठन देखते हैं उसमें क्या क्या होता है। तो सैलिवरी जूस में 99% तो वाटर पाया जाता है, जल उपस्थित होता है। और 1% में उपस्थित होता है आपका साल्ट उपस्थित होता है, म्यूसिन होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स उपस्थित होते हैं और एंजाइम उपस्थित होते हैं। म्यूसिन का क्या काम करता है? म्यूसिन जो है यह भोजन को चिपचिपा या लसलसा बनाता है, जिससे उसे निगलने में आसानी होती है। तो जो सैलिवरी ग्लैंड से सैलिवरी जूस निकलता है उसमें 99% तो पानी होता है, जल उपस्थित होता है। और जल के साथ साथ उसमें म्यूसिन होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं और एंजाइम उपस्थित होते हैं। म्यूसिन जो है जब आप खाने को चबाते हो, बार बार दांतों से उसका मेस्टिकेशन करते हो, तो हमारी सैलिवरी ग्लैंड पर प्रेशर पड़ता है, दबाव बढ़ता है। दबाव बढ़ने से
जो हमारी सैलिवरी ग्लैंड है उनके अंदर से सैलिवरी जूस निकलता है और उस सैलिवरी जूस में 99% वाटर होता है और 1% में आपका साल्ट, म्यूसिन, इलेक्ट्रोलाइट्स और एंजाइम्स होते हैं। जो म्यूसिन होता है वह खाने को चिपचिपा और लसलसा बनाता है, जिसकी वजह से जो ह्यूमंस को खाना निगलने में कोई भी परेशानी नहीं होती है। इलेक्ट्रोलाइट्स में देखें तो इसमें क्या उपस्थित होता है, इसमें सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन और SCO3 आयंस उपस्थित होते हैं। एंजाइम्स में कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं, एक तो आपका पाया जाता है एमाइलेज या जिसका दूसरा नाम है टाइलिन, और दूसरा एंजाइम पाया जाता है आपका लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है। एमाइलेज जो एंजाइम है ये एंजाइम पाचन करता है स्टार्च या मंड का। तो ओरल कैविटी में आपका जो मंड है या स्टार्च है उसका पाचन प्रारंभ हो जाता है एमाइलेज या टाइलिन एंजाइम के द्वारा, और लाइसोजाइम जो एंजाइम है जो फूड में आए हुए बैक्टीरिया हैं उनको किल करता है लाइसोजाइम एंजाइम। अब इसके बाद आगे देखें तो इसका जो पीएच है, सैलिवरी जूस का जो पीएच है, इस सैलिवरी जूस का पीएच जो होता है वो होता है 6.8, लगभग नियरली न्यूट्रल होता है। तो जो आपका सैलिवरी जूस है उसका पीएच 6.8 होता है और ये लगभग उदासीन होता है। और आगे देखें तो ओरल कैविटी में या मुख गुहा से ही भोजन का पाचन प्रारंभ हो जाता है और इसमें 30% स्टार्च या मंड का पाचन प्रारंभ होता है। तो दोस्तों आप खाने में प्रोटीन्स भी खाते हो, फैट भी खाते हो, कार्बोहाइड्रेट्स भी खाते हो, और जो कार्बोहाइड्रेट्स होती हैं वह 3 प्रकार की होती हैं, मोनोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड्स। तो हमारी जो ओरल कैविटी है उसमें पॉलीसैकेराइड्स जो कार्बोहाइड्रेट्स होती है और पॉलीसैकेराइड्स में जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो आती है स्टार्च या मंड। पॉलीसैकेराइड्स जो कार्बोहाइड्रेट्स होती है उसमें कौन आता है, स्टार्च या मंड आता है। तो हमारी जो ओरल कैविटी है उसमें स्टार्च या मंड का पाचन प्रारंभ होता है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारी जो ओरल कैविटी है उससे जो सैलिवरी जूस निकलता है उसमें एक एंजाइम निकलता है एमाइलेज या टाइलिन, और एमाइलेज और टाइलिन जो एंजाइम है यह पॉलीसैकेराइड्स कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन करता है जिसको हम स्टार्च या मंड कहते हैं। और स्टार्च का 30% पाचन होता है। अगर आप मान के चलो कि आपने 100% स्टार्च लिया है तो 100% में से 30% जो पाचन है वह आपके ओरल कैविटी में हो जाता है, बाकी आपका बचता है 70% अभी अपचय होता है। तो कहने का मतलब यह है कि जो स्टार्च होता है वह एमाइलेज के द्वारा उसका विखंडन 30% हो जाता है, 70% रह जाता है। यह भोजन जब आगे चलता है तो इसका पाचन आगे स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट हो जाता है। तो बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और लेक्चर को आगे जारी रखते हैं। दोस्तों अब समझते हैं स्टार्च का पाचन। तो स्टार्च का पाचन किस तरीके से होता है और स्टार्च या मंड जो है किस किस में उपस्थित होता है। तो स्टार्च या मंड जो है यह ब्रेड में पाया जाता है, राइस में पाया जाता है और पोटैटो में पाया जाता है। स्टार्च जो है यह एक पॉलीसैकेराइड्स है और पॉलीसैकेराइड्स जो होती हैं वह टेस्टलेस होती हैं, इनमें कोई स्वाद नहीं होता, अर्थात जो स्टार्च या मंड होता है यह स्वादहीन होती हैं। और जब हम स्टार्च का डाइजेशन करते हैं तो हमारी ओरल कैविटी में एमाइलेज या टाइलिन एंजाइम पाया जाता है जो कि पीएच 6.8 पर कार्य करता है। और एक प्रोसेस चलती है ओरल कैविटी में या मुख गुहा में, हाइड्रोलाइज्ड प्रोसेस होती है, जल अपघटन होता है स्टार्च का, और लगभग 30% इसका पाचन हो जाता है और स्टार्च एमाइलेज या टाइलिन एंजाइम के द्वारा माल्टोज में या डाइसैकेराइड्स में टूट जाती है। तो स्टार्च जो थी वह पॉलीसैकेराइड्स थी और टेस्टलेस थी, स्वाद में स्वादहीन थी।
जब स्टार्च एमाइलेज या टोलिन के द्वारा pH 6.8 पर 30% इसका विखंडन हो जाता है हाइड्रोलाइज्ड प्रोसेस के द्वारा, जल अपघटन अभिक्रिया के द्वारा, तो स्टार्च बदल जाती है माल्टोज में। और माल्टोज जो होती हैं वह डाइसैकेराइड्स होती हैं, और डाइसैकेराइड्स जो होती हैं वह उनमें टेस्ट उपस्थित होता है, वह स्वाद में मीठी होती हैं। तो बच्चों जो सैकेराइड्स होती हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होती हैं, वह 3 टाइप्स की होती हैं, मोनोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड्स भी स्वाद में मीठी होती हैं, डाइसैकेराइड्स भी स्वाद में मीठी होती हैं, और पॉलीसैकेराइड्स जो होती है स्वाद में फीकी होती हैं। तो आपने देखा होगा जब हम राइस, पोटैटो या ब्रेड को चबाना स्टार्ट करते हैं तो चबाने से पहले ये हमें टेस्टलेस, स्वादहीन होती हैं, इनमें कोई स्वाद नहीं आता। परंतु जैसे जैसे हम इसको चबाते हैं, इसका मैस्टिकेशन करते हैं, तो हमारी सैलावा से एमाइलेज एंजाइम निकल के मंड को तोड़ने लगता है, स्टार्च को तोड़ने लगता है। और तोड़ता किसमें? माल्टोज में तोड़ता है, और माल्टोज जो है वह डाइसैकेराइड्स है। जैसे ही पॉलीसैकेराइड्स डाइसैकेराइड्स में टूटती है, और हम जानते हैं कि डाइसैकेराइड्स स्वाद में कैसी होती हैं? मीठी होती हैं। इसीलिए जो स्टार्च जब माल्टोज में टूट जाती है तो कुछ समय बाद माल्टोज का जो टेस्ट है हमारे जीभ पर आता है, और यह स्वाद में हमें मीठी लगने लगती है। अब आगे देखते हैं, लाइसोजाइम और थायोसाइनेट। हमारी सैलिवरी ग्लैंड से एक लाइसोजाइम एंजाइम निकलता है, और इसके साथ साथ थायोसाइनेट का भी सिक्रीशन होता है। और ये दोनों जो है लाइसोजाइम और थायोसाइनेट आयन भोजन में आए हुए सूक्ष्म जीवों और जीवाणुओं को नष्ट करते हैं। क्योंकि हम जानते हैं जब हम भोजन को अंतःग्रहण करते हैं, इंजेक्शन करते हैं, तो जब ओरल कैविटी में उसको चबाते हैं तो भोजन में बहुत सारे हानिकारक सूक्ष्म जीव और बैक्टीरिया उसमें आ जाते हैं। परंतु हमारी जो ओरल कैविटी है उसमें सैलिवरी ग्लैंड से लाइसोजाइम एंजाइम का और थायोसाइनेट आयन का सिक्रीशन होता है, और यह जो आयंस और एंजाइम है ये सूक्ष्म जीवों और जीवाणुओं को नष्ट कर देते हैं, उन्हें मार देते हैं। आगे देखते हैं मम्पस या गलसुआ। मम्पस या गलसुआ डिजीज क्या होती है? यह जो डिजीज है, यह जो बीमारी है, यह एक वायरस से होती है। उस वायरस का नाम है पैरामिक्सोवायरस। तो मम्पस या गलसुआ जो डिजीज है वो पैरामिक्सोवायरस के द्वारा फैलाई जाती है, या फैलने वाली बीमारी है। और इस वायरस के द्वारा जो इन्फेक्शन होता है, जो हमारी पैरोटिड ग्लैंड होती है, और मैंने आपको पैरोटिड ग्लैंड की पोजीशन भी बताई थी कि पैरोटिड ग्लैंड कान के जस्ट नीचे आपके चिक में उपस्थित होती है। तो इस पैरोटिड ग्लैंड में पैरामिक्सोवायरस के द्वारा इन्फेक्शन हो जाता है, और पैरामिक्सोवायरस के द्वारा जब आपकी पैरोटिड ग्लैंड में इन्फेक्शन हो जाता है तो आपकी जो पैरोटिड ग्लैंड है इसमें सूजन आ जाती है, जलन होने लगती है, और जलन के साथ साथ दर्द भी होता है। और इसी डिजीज को हम मम्पस या गलसुआ डिजीज कहते हैं। तो बच्चों आज हमने एक टॉपिक लिया था सैलिवरी ग्लैंड, और उस टॉपिक को अपने लेक्चर के माध्यम से मैंने आपको समझाया। अब इसके बाद हम अगली वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक लेंगे और नेक्स्ट टॉपिक से वीडियो की शुरुआत करेंगे। तो बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। जय हिंद, धन्यवाद।